अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सर्कुलर इकॉनमी के ऊपर। और सर्कुलर इकॉनमी के ऊपर बात करना इस वजह से ज़रूरी है कि जो हम लीनियर मॉडल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से हमें नुकसान ही नुकसान। सर्कुलर इकॉनमी पे बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये कौन सा नया मेथड है जिसकी वजह से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और क्या चीज़ है जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है जिसके अगेंस्ट में सर्कुलर इकॉनमी लेके आनी। तो जो चीज़ अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, जिस मैकेनिज़्म पे प्रोडक्शन हो रही है, उसको हम वन वर्ड में लीनियर प्रोडक्शन मॉडल बोल सकते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इस बुनियाद पर चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट को, किसी रॉ मटेरियल को पहले एक्वायर करती है, उसे डेवलप करती है, उसके ज़रिए से गुड्स बनाती है और फिर उसे कंज्यूमर को दे देती है और डिस्कार्ड कर देती है। अच्छा, वो खुद डिस्कार्ड नहीं करती बल्कि वो कंज्यूमर डिस्कार्ड करता है। और वो कंज्यूमर किस तरीके से डिस्कार्ड करता है, किस तरीके से उसको ज़ाया करता है, उससे प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर रद्दी पेपर वाला स्क्रैप डीलर उसको जो है वो लेके जाता है और वो अपनी मर्ज़ी से उसको स्क्रैप करता है। उसमें से कौन कौन सी चीज़ें यूज़फुल हैं उसे वो पता नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें कंपनी में दोबारा यूज़ हो जाती हैं उसको पता नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो कनेक्शन इन बिटवीन द एंड स्क्रैप प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्रोड्यूसिंग इट। इसकी वजह से ये जो लीनियर मॉडल है, एक्वायर, डेवलप एंड डिस्कार्ड, ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। इसके अंदर इश्यूज़ हैं। इसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहला इशू तो ये है कि जिस रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट बन रही है वो स्केर्स होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो जब जब कोई कोई रॉ मटेरियल स्केर्स होता जाएगा, उसके साथ दूसरा रिस्क अटैच हो जाएगा। दूसरा रिस्क क्या है? उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी, और प्राइस इंक्रीज़ भी होती रहेगी और हम हायर प्राइस पे ख़रीदते भी रहेंगे, लेकिन एक वक्त ये आएगा कि वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएगी। तो इवन उस वक्त आपके पास पैसे भी होंगे लेकिन आप फिर वो रिसोर्स ख़रीद नहीं सकेंगे। तो दीज आर सम अलार्मिंग सिचुएशंस that even the organization might be having the money to purchase it, but they won't have the resource available, क्योंकि हमारा मॉडल लीनियर है। लीनियर मॉडल क्या कर रहा है? एक्वायर करो, डेवलप करो और उसको कंज्यूमर डिस्कार्ड कर दो। इस सोच को बदलना होगा। ये बदली हुई सोच हमें किस पे लेके जाएगी? सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। और सर्कुलर इकोनॉमी कहती ही यही है, उसके साथ इनबिल्ट कॉन्सेप्ट ही यही है, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। रिस्टोर करो, रीजनरेट करो। किस चीज़ को? उन मटेरियल्स को जिनको यूज़ करो, रॉ मटेरियल्स को या फिनिश गुड्स को जिस सूरत में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी वैल्यू इंक्रीज़ की जाए, प्रोडक्टिव लाइफ इंक्रीज़ की जाए। इस प्रोडक्टिव लाइफ इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन साइकिल स्लो हो जाएगी। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स बायोलॉजिकल होंगे, कुछ कंपोनेंट्स टेक्निकल होंगे, नॉन बायोलॉजिकल होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने घर में या किसी जगह पे एक विंडो ब्लाइंड ख़रीदता हूँ, तो उस विंडो ब्लाइंड को हैंडल करने के लिए एक रस्सी होगी जो कि बायोलॉजिकल होगी, और जब वो अपनी यूज़फुल लाइफ पूरा कर लेगी तो हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और वो विंडो ब्लाइंड पॉलीमर या प्लास्टिक के किसी मॉड्यूल से बना हुआ होगा जिसको रिसाइकिल करने के लिए एक दूसरा तरीका यूज़ होगा। तो हमें ये क्लियर है, हमें ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हर प्रोडक्ट के अंदर या तो टेक्निकल या नॉन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे, उनके बारे में भी पहले से सोचना। और जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे जो कि आराम से ज़मीन के अंदर जा सकते हैं, जिनको रीजनरेट किया जा सकता है, उनके बारे में सोचना। ये दो मेन एस्पेक्ट हैं सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर। सर्कुलर इकोनॉमी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि किस तरीके से ये जो हमारा लीनियर मॉडल ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी डीकपलिंग कर दी जाए, इसका ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए। किसके साथ? उन रिसोर्सेज के साथ जो फाइनाइट हैं, ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज। डीकपल कर दो हमारी प्रोडक्शन इन फाइनाइट रिसोर्सेज के साथ, ऐसे रिसोर्सेज के साथ अटैच हो जिन्हें हमको रीजनरेट कर सके। इसके बारे में सोचना सर्कुलर इकोनॉमी है। इट इज़ गेटिंग alarming more and more because the people since the 20th century there is a lot of industrial revolution, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी है। और इस वक्त स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी शहरों में रहती है। जब मैं कह रहा हूँ कि आधी से ज़्यादा आबादी, तो इसका मतलब है दुनिया की आबादी अभी एस्टिमेटेड
8 बिलियन है, और आधी से ज़्यादा का मतलब ये हो गया 4 बिलियन, नहीं नहीं, 5 बिलियन लोग मेरी और आपकी तरह शहरों में रहते हैं, और जब वो शहरों में रहते हैं तो उनका वे ऑफ कंजम्पशन भी शहरी है। अगर आप में और मैं आज अपनी कंजम्पशन के बारे में सोचें तो हमने आज 10 चीज़ें ऐसी यूज़ की हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन हमने उनमें से किसी को भी रिसाइकिल नहीं किया। आज हमने कोई पेप्सी का कैन ख़रीदा और हमने उसे डस्टबिन में डाल दिया, उसमें एल्युमिनियम, उसको हमने रिसाइकलिंग में नहीं डाला, वो रिसाइकिल नहीं हुआ। हालांकि एल्युमिनियम की ख़ास बात यह है कि वो 99% आराम से रिसाइकिल हो जाता है। शहर में रहने वाले 5 बिलियन लोग वो हैबिट्स अडॉप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे सर्कुलर इकॉनमी मौजूद नहीं है, और एल्युमिनियम, पेपर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकिल नहीं हो रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक डेवलप नेशंस के अंदर एक आदमी जो एक गाड़ी ख़रीदता है वो गाड़ी तकरीबन 90% आइडल खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि या तो वो गाड़ी उसके घर पे खड़ी होती है, या तो ऑफिस ट्रैवल करके जाता है, ऑफिस ट्रैवल करके जाता है तो गाड़ी को ऑफिस पे खड़ा कर देता है, और घर ट्रैवल करके आता है तो घर पे खड़ा कर देता है, या अगर वो पिकनिक पे जाता है तो पिकनिक पे जाके गाड़ी को खड़ा कर देता है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या होता है कि वो गाड़ी जो जिसको ख़रीदा गया है वो गाड़ी 100% इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स स्टैंडिंग आइडल। तो इसका मतलब है जो हमने स्ट्रक्चर्स, रिसोर्सेज, मॉड्यूल्स और वैल्यूज़ डेवलप किए हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी नहीं दे रही। इस गाड़ी की फुल एफिशिएंसी क्या है? इस गाड़ी की फुल एफिशिएंसी ये है कि ये 24 घंटे चले। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चल रही है, लेकिन एक आम आदमी जो गाड़ी खरीद रहा है इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे वो गाड़ी को 100% यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसकी यूटिलिटी क्या है? 100% यूटिलिटी क्या है? वो हर वक्त चले तक ताकि उसका फ़ायदा हासिल हो सके। गाड़ी हर वक्त चलेगी नहीं, लेकिन जापान में 5 साल बाद स्क्रैप हो जाएगी, तो उसकी यूज़फुल लाइफ हासिल नहीं हुई है। एक आदमी 100 रुपये का खाना ख़रीदता है, उसमें से 20-30 रुपये का खाना वो वेस्ट कर देता है। ये पैसे में रुपीज़ में एग्जांपल मैंने आपको दी ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कि 30% ऑफ द फूड इज़ बीइंग वेस्टेड। 100 रुपये में से 30 रुपये का खाना किसी न किसी वजह से वेस्ट हो जाता है, यूज़ नहीं होता। सोचना पड़ेगा, सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप करना पड़ेगी उन रेस्टोरेंट्स को कि किस तरीके से इस वेस्टेड, या तो ये खाना वेस्ट ना हो, या तो ऑर्डर मेन्यू इतना हो, या जो खाने वाला हो उसको पता हो कि खाने को रिसाइकिल कैसे करना है। इंडिविजुअल का काम भी सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन का काम भी सोचना है, और हुकूमत का काम भी सोचना है कि किस तरीके से ये सर्कुलर इकोनॉमी हमारे डेली लाइफ के अंदर आ सके। और इसके साथ ख़ास बात ये है कि ये जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं ये कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। जापान अपने सारी की सारी फ्यूल इंपोर्ट करता है। यूरोपियन नेशन जितना एक्सपोर्ट करती हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं, उनके पास वो गुड्स मौजूद नहीं है। अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान पेट्रोलियम का 90% इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि हमें अपने तमाम रिसोर्सेज के बारे में हम एक रिस्क के ऊपर हैं, और वो रिस्क ये है कि हम किसी भी वक्त किसी सप्लाई चेन रिस्क के अंदर आ सकते हैं। अगर सप्लाई किसी वजह से रुक गई, हम सबको पता है कि सुएज़ कैनाल के अंदर जो है एवरग्रीन का जो वाक़या हुआ था जिसमें वो शिप फंस गई थी, तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन का मसला हो गया था। तो कहीं पे भी ये सप्लाई चेन अगर रुक गई तो हमें मसला हो जाएगा, और हमारे पास एक ही रिसोर्स है नहीं। इसी वजह से सर्कुलर इकोनॉमी पे सोचते हुए हमें प्लान करना है कि हम किसी दूसरी रिसोर्स के ऊपर, दूसरे अल्टरनेटिव के ऊपर जा सकें। ऑन द कॉन्ट्ररी, सस्टेनेबिलिटी इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ मदर अर्थ, एक ही जगह से कानकुनी हो रही है, एक ही तरह का रिसोर्स मुस्तकिल इस्तेमाल हो रहा है, तो नेचुरल डिग्रेडेशन हो रही है। जिस जगह पे माइनिंग हो रही है उस जगह का नेचुरल कैपिटल ख़राब हो रहा है, उस जगह का हैबिटेट ख़राब हो रहा है। वहाँ पे मखलूक रहती है, वहाँ पे परिंदे रहते हैं, वहाँ पे जानवर रहते हैं, और मुस्तकिल कानकुनी या जो भी काम हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ से उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी का इशू है, नेचुरल हैबिटेट का इशू है, इकोसिस्टम का इशू है। जहाँ पे शिपिंग हो रही है, बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स जा रहे हैं, तो वो बगैर इफेक्ट किए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो उस ओशियन की उस जगह को मुस्तकिल क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और इतने बड़े ओशियन, जाइंट ओशियन लाइनर्स जा रहे हैं और एरोप्लेन उड़ रहे हैं, तो ये सारे जो इफेक्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की तरफ लेकर जा रहे हैं। वी हैव टू थिंक ओवर एन अल्टरनेटिव
नेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग। और जैसे कि अभी बात हुई कि लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि जो पैटर्न्स हैं, प्रोडक्शंस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमें कुछ सोचना देखना पड़ेगा। तो इस वजह से हम जब सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके 3 बेसिक पिलर्स हैं। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फोकस्ड ऑन रीजनरेशन। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फोकस्ड ऑन द एक्टिविटीज़ विच कैन हेल्प आउट और which can think about principle number 1, saving the resources। हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हुए रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी तक और आज तक हम लोग कागज़ प्लांट से ट्रीज से बना रहे हैं। अब आपको पता है कि अब ये कागज़ कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है। सोचना शुरू कर दिया हमने, कागज़ इससे बना रहे हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से कागज़ बना है, इसके बारे में हमने पहले सोचा, पहले प्लानिंग यही होगी सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर कि भाई दरख्तों को किस तरीके से बचाएं, लेकिन हमें कागज़ भी चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन यू विल एक्सप्लोर यू विल कम टू नो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक ऐसा पेपर बन रहा है जो स्टर्डी भी है, सख्त भी है, मजबूत भी है। तो वो पेपर फटता नहीं है, आम पेपर फट जाता है। तो ये पेपर जिसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं वो महफूज रहता है, किताबें महफूज रहेंगी। तो हमने पहले ये सोचा कि हम किस तरीके से एक रिसोर्स को, सर्कुलर इकोनॉमी ये कहती है कि हम पहले ये सोचें कि किस तरीके से किसी रिसोर्स को हम महफूज कर सकते हैं। तो वो रिसोर्स मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या दी, दरख्त है, दरख्त को बचाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कोई और रिसोर्स सोचनी होगी। कोई और रिसोर्स क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सर्कुलर इकोनॉमी का पहला एस्पेक्ट ये, थिंक अबाउट विच रिसोर्स टू सेव, कौन सी रिसोर्स को सेव करना है। दूसरा एस्पेक्ट उसके अंदर ये है कि हम ये देखें कि हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो उसके अंदर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कितने हैं और नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कितने हैं। दोनों को अलग तरीके से हमें रीजनरेट करना होगा। हम सबको पता है मैंग्रोव्स एक चीज़ है, दरिया समंदरों में मौजूद होते हैं। मैंग्रोव्स कैन बी मेड फॉर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ पॉलिथीन, सम काइंड ऑफ बैग्स, रिसाइकेबल बैग। तो ये वैनिश हो जाता है। ये इसकी वजह से क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं उनको यूज़ करने के बाद वो थोड़ी दिन बाद हवा में तहलील हो जाती है, गायब हो जाती है। और उसके अलावा जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की, तो उनके लिए एक्चुअली एज पर रिक्वायरमेंट सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स मौजूद होते हैं। तो उन लैपटॉप्स को, उन कंप्यूटर्स को, उनके अंदर से ये टेक्निकल एस्पेक्ट कैसे रिट्रीव किया जाएगा, इसके बारे में पहले से सोचना। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले हम ये सोचेंगे किन रिसोर्स को बचाना है, और सेकेंड स्टेप ये है कि उसके अलावा जिन रिसोर्स से हमने प्रोडक्ट बनाई है उस प्रोडक्ट को हम कितना ज़्यादा रीजनरेटिव कर सकते हैं। और वो प्रोडक्ट बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ भी होगी और नॉन बायोलॉजिकल और टेक्निकल कंपोनेंट्स के साथ भी होगी। और थर्ड स्टेप इसके अंदर है कि ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का डिज़ाइन है ये पहले से इनहेरेंट अपने अंदर ये वैल्यू रखता है कि वेस्ट तो जनरेट ही नहीं होना चाहिए। अगर वेस्ट किसी वजह से जनरेट हो रहा है तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। इस वजह से इस प्रोसेस के अंदर कोई वेस्ट होगा ही नहीं। आपने पहले से ये प्लान करके रखना होगा कि इसके अंदर टेक्निकल मटेरियल निकलेगा, ओर्स निकलेंगे, कोई मटेरियल निकलेगा, तो उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वेस्ट इज़ नोवेयर इन द प्लान। जो भी प्रोडक्ट के अंदर से चीज़ निकलेगी वो दोबारा इस्तेमाल होगी, किसी और तरीके से इस्तेमाल होगी, किसी और प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होगी, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर होगी। तो ये था एक आइडिया सर्कुलर इकोनॉमी का, और इसके ज़रिए से सर्कुलर इकोनॉमी को हम अभी तक शायद एक मिथ समझ रहे हैं, लेकिन वो मिथ नहीं है बल्कि वो एक क्या है, रियलिटी की तरफ लेके जा रही है। ये तो हमने बात कर ली सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, इतनी मेहनत क्यों करें। इसमें फ़ायदा ये है कि जब हम एक ही मटेरियल को बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, हमें कॉस्ट सेविंग हो रही है। और जब हम ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें,
तो इसका मतलब है नई फील्ड्स डेवलप हो रही हैं, इसका मतलब है नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है, इसका मतलब है माशरे के अंदर इनोवेशन आ रही है, सोचने का एक नया स्टाइल डेवलप हो रहा है कि भाई एक ही प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से और दूसरे यूजर्स में ला सकता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है, उसके अलावा अबव ऑल माशरे में इनोवेशन पैदा हो रही है, लोग मुख्तलिफ तरीके से सोच रहे हैं और ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होना चाहिए ना। सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस वजह से जो लोग हैं उनको ये फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा, इकोनॉमिकल फ़ायदा हमने डिस्कस कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ये होगा कि उनके पास एक नया वर्किंग पैटर्न, इकोनॉमिक मॉडल आएगा। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑन टेड टॉक्स और उसमें वो बता रहे थे कि जैकेट्स को कैसे, जैकेट्स जो होती हैं आम हम जो जीन्स की जैकेट्स पहनते हैं उनको वो कैसे सर्कुलर इकोनॉमी में यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली उसके अंदर जो जिपर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उन जिपर्स को हम ऐसा उसके साथ स्टिच करें कि उन जिपर्स को आराम से बीच से निकाल दिया जाए। ऐसी स्टिचिंग हुई भी हो कि जिपर्स बीच में से निकल जाएं और वो जैकेट दोबारा रीयूजेबल हो जाए, नई जिपर लग जाए या कोई दूसरी फिनोमेना जो उसके साथ है वो कर लिया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो जैकेट रिसाइकिल हो सकेगी, रीयूज हो सकेगी, या हम उस वर्जिन मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। ये भी उस कंपनी के लिए फ़ायदा है। इस कंपनी की सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम करने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि और ऐसी कंपनीज जो उस काम को सपोर्ट करने, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि वो मटेरियल कलेक्ट किया जा सके। तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव एंड रिवर्स लॉजिस्टिक डेवलप होगी, रिवर्स लॉजिस्टिक के लिए काम करने वाली कंपनीज डेवलप होंगी। इसका मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज डेवलप होंगी जो रिवर्स लॉजिस्टिक या फिर इस बुनियाद के ऊपर कि किस तरीके से हम रीयूज रिसाइकिल मटेरियल को यूज़ करें, उसके बारे में बहुत सारी कंपनीज डेवलप होंगी। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंट नॉलेज डेवलप होगी कि भाई किस तरीके से इस सर्कुलर इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है। एंड अबव ऑल मेरे जैसे कस्टमर, आपके जैसे कस्टमर जो इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल होंगे कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट ख़रीदनी है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही है और सिटीजन्स के पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऐसी प्रोडक्ट बना रही है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता और वो बनाएगी, और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है जो रिसाइकिल हो सकती है, और डेफिनेटली उसका फ़ायदा उस ऑर्गेनाइजेशन को ये हो रहा होगा कि वो अपनी प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को रिसाइकिल करने की वजह से अपनी कॉस्ट भी कम कर सकते होंगे क्योंकि प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स रिसाइकिल हो रहे हैं। आपने एक एयर कंडीशन ख़रीदा, एयर कंडीशन के अंदर असल काम तो उसकी गैस कर रही होती है, बाकी सारी कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो वो जो कंपोनेंट जब आप उस एसी को 5-7 साल बाद डिस्पोज कर दें तो वो स्क्रैप में ना जाए, बल्कि अंदर उसके कंपोनेंट्स ऐसे मौजूद हों जो कंपनी दोबारा इस्तेमाल कर ले। डेफिनेटली उसकी वजह से कंपनी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर सकती है, और वो कॉस्ट कम करने का फ़ायदा किसको हासिल होगा? आपको और मुझे हासिल होगा, और हम कम कीमत पर ये सारी चीज़ें हासिल कर सकेंगे। और डेफिनेटली हमने बातें तो बहुत कर ली हैं, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा बल्कि कुछ करना भी पड़ेगा। लेकिन बिहेवियर कैसे चेंज होगा? बात समझने से, समझाने से। तो इसका मतलब ये है कि बातों से भी काम नहीं चलेगा और बातों के बगैर भी काम नहीं चलेगा। बातें भी करनी होगी, काम भी समझना होगा और काम को बेहतर भी करना होगा। एजुकेट करें सबसे पहले, जैसे मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी वजह से एक अवेयरनेस पैदा करनी है। तो इस सर्कुलर इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमें सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को, अपने ऑफिस वालों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को एजुकेट करें। और जब हम इन्हें एजुकेट कर देंगे सो दे विल बी हैविंग आइडियाज़। सो फॉर दैट पर्पज़ वी नीड टू हैव फाइनेंसिंग। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे किस्म के प्रोजेक्ट के लिए सीड फाइनेंसिंग होती है, तो सीड फाइनेंसिंग में हम जा सकते हैं। और उसके लिए हम बहुत सारे कोलैबोरेटिव नेटवर्क बना सकते हैं जिसके ऊपर हम बैठ के ये सोचें कि हम बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन सोसाइटी, बीइंग अ मोहल्ला, एनीवेयर, हम किस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम कर सकते हैं। द प्लेस वेयर आई एम लिविंग हियर,
ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो डन सम दिस वर्क ऑफ रिसाइकलिंग, कि मस्जिद का यूज़ होने वाला वज़ू का पानी सारा का सारा इलाके के अंदर मौजूद फुटबॉल ग्राउंड के अंदर कुएँ के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो पानी दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क। और इसकी वजह से वो जो हमारा लीनियर मॉडल था ना, एडॉप्ट डेवलप डिस्कार्ड, वो ख़त्म हो जाएगा और हम एक नए पैटर्न के ऊपर आएंगे। दिस इज़ अ डिसरप्टिव चेंज। डिसरप्टिव चेंज सोसाइटी में चेंज लेके आएगा, और उस चेंज की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे न्यू रेडिकल्स, न्यू इश्यूज डेवलप होंगे, एंड दैट्स वेरी क्रिटिकल। स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, स्टोरी यहाँ शुरू होती है कि हम कैसे सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे। लेकिन मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ से सोचना आपने शुरू करना है। Try to be a part of the solution, not the part of the problem. Thank you very much for listening. Let's think for the circular economy.